देखो, मैं दो पर्सन की बात करूंगी यहाँ पे। एक तो खिलाड़ी होता है जो सिर्फ मेडल की उस चकाचौंध में रहना चाहता है और वो मेडल को टच करना चाहता है। वो सपना था, बचपन से सपना था और मेडल मैंने टच कर लिया है। चलो मेरा नहीं, मैंने अमन का मेडल टच किया था। जैसे ही ये मेरा मैच हुआ, वो सब हुआ, तो अमन मेरे से मिला था, उसके पास मेडल था, तो मैंने उसको टच किया कि चलो ठीक है, परमात्मा ने हमारी रेसलिंग को तो मेडल दिया। आप लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद जो खेल के क्षेत्र में मुझे दिया था, इस नए क्षेत्र में दीजिए और आपके मान सम्मान के, आपके हर एक हक की लड़ाई मैं विधानसभा में जाके लड़ूंगी और आपकी आवाज बनने का काम करूंगी। आदाब, नमस्कार। पिछले एक महीने में गूगल पे सबसे ज्यादा कोई नाम सर्च किया गया है 6 सितंबर के बाद से अब तक, तो वो नाम है विनेश फोगाट का। और विनेश फोगाट हमारे साथ हैं। विनेश फोगाट ने आज नामांकन दाखिल किया और जिस कदर भीड़ थी और कई किलोमीटर तक गाड़ियों का काफिला था, और जब लोगों से बात की तो लोग ये कहते हैं कि भाई पेरिस में जो हुआ सो हुआ, हमारी मोहब्बत मेडल है विनेश के लिए। कैसे हैं आप? ठीक है जी। हाँ, पिछली बार हमारी आपकी मुलाकात जंतर मंतर पर हुई थी और आज 1-1.5 साल बाद फिर मुलाकात हो रही है। काफी बदल गई जिंदगी। बिल्कुल कंप्लीटली बदल गई है और खेल से भी दूर हो गए हैं। अभी प्लान कुछ और थे, जिंदगी कहीं और लेके जा रही है, तो चलो अच्छा है, परमात्मा अच्छी चीज के लिए तो यूज कर रहा है। ये भी एक जिंदगी सफल होएगी। लोगों की इतनी भीड़ थी आज, आपने एक्सपेक्ट किया था आपने कि भाई कल ही आपने बताया कि नामांकन करने जा रही हैं और कुछ घंटों के नोटिस में इतनी भीड़ आ गई? क्योंकि आप जब नॉमिनेशन अंदर फाइल कर रही थी तो तब तमाम बुजुर्ग थे वहां पे, कुछ लोगों का एक लोगों का पैर टूटा हुआ था, बुजुर्ग औरतें थी, वो अपना पैसा लगा करके आई थी। तो आपने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद थी कि इतनी मोहब्बत मिलेगी? आप सब का के एक छोटे से बुलावे पे भी आप सब लोग आए हैं, आप प्यार दे रहे हैं, आप सम्मान दे रहे हैं। देखो, उम्मीद तो मैं जब ओलंपिक में गोल्ड भी अगर मैं सोच रही ना, तब भी मैं नहीं कर रही थी इतनी कोई उम्मीद दे दो। लेकिन जब से मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आई हूँ, तब से जो मेरे साथ हो रहा है, मैंने कभी सपना भी नहीं लिया, सच्चाई में बता रही हूँ। लोग जो दे रहे हैं, मैं नहीं हूँ उसके काबिल, इतनी मैं मानती हूँ इस चीज़ को, और फिर भी दे रहे हैं तो परमात्मा कुछ चाह रहा है। वो अभी मेरे ख्याल से उस प्यार का वो टाइम वापस देने का टाइम आ गया। शायद परमात्मा इसलिए दे रहा है कि ये लोग हैं, इनका दायित्व इनके लिए कर्तव्य निभाने का आपका टाइम आ गया है। शायद वो कुछ बताना चाह रहे हैं इसके ज़रिए, और अच्छा भी लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जितने लोग आपके साथ में जुड़ते जाएंगे, उम्मीदें बढ़ती जाएंगी, उनकी जिम्मेदारी आप पे बढ़ती जाएंगी, तो गलती की गुंजाइश कहीं पे नहीं है। और जो आराम की ज़िंदगी हम जीना चाह रहे थे कि चलो अभी खेल कर रहे हैं और फिर बाद में अच्छे से खाना खाएंगे, घर पे सोएंगे और एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, बस सब बहुत ज़िंदगी में इतना संघर्ष कर लिया है। लेकिन संघर्ष तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी एक नई फील्ड में आई हूँ तो संघर्ष वही, जैसे रेसलिंग स्टार्ट की थी तब जो संघर्ष था, अब इस क्षेत्र में क्योंकि मैं नई हूँ, मुझे पता नहीं है ना, मैं लोगों को जानती हूँ ना लोग मेरे को जानते हैं, उन्होंने खेलते हुए देखा। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, इसमें नहीं जानते हैं और दांव पेच भी अलग हैं। लोगों का जो नज़रिया है वो अब बदल जाता है आपको देखने के उसमें। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस मामले में कि लोग मुझे उसी प्यार की नज़र से, उसी दृष्टि से देख रहे हैं। और बीजेपी को छोड़ के मुझे लगता है कि इस चीज़ को कोई गलत नहीं बोल रहा है। और मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, कभी सोचा नहीं था पॉलिटिक्स में जाने का, लेकिन जैसे ही मैं आई हूँ ना ओलंपिक से, लोग इतना मेरे को फोर्स कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि ना आपको हमारे बच्चों के लिए करना पड़ेगा, आपने जो लड़ाई लड़ी, आपके साथ जो हुआ, हमारे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, आप हमारे बच्चों के लिए एक ढाल बनने का काम करो। तो उधर से मुझे थोड़ा सा ये लगा कि लोग मतलब उम्मीद कर रहे हैं, अब यहाँ से भागना मतलब, क्योंकि इन्हीं लोगों ने बुरे टाइम में साथ दिया था, तो मैं भाग नहीं सकती उस जिम्मेदारी से ना, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती, मुझे उनकी सुननी पड़ेगी, मुझे उनके लिए बोलना पड़ेगा। तो बस आ गए हैं, लेके आए हैं, तो उम्मीद है, कोशिश यही है कि सबकी उम्मीदों पे खरा उतरें, जितना हो सकता है अपनी साइड से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्षेत्र में डाला है जहाँ पे सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ही ज़्यादा कमी है। अगर मैं अपने एरिया से कंपेयर करूँ, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, वहाँ से भी कंपेयर करूँ तो बहुत पीछे है। तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्यार मैं जहाँ पे पैदा हुई उससे भी ज़्यादा है। प्यार जहाँ भी पैदा उससे भी ज्यादा है जी। वही अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वो जो तस्वीर हम लोगों ने देखी थी, आप हताश उदास थी, और जब एयरपोर्ट तक पहुंची थी, जब फ्लाइट में थी, तो आपको शायद वो उम्मीद नहीं थी कि एयरपोर्ट पर इतनी मोहब्बत मिलेगी। जब जाहिर सी बात है, हम लोग
बात कर रहे थे, आपके जो करीबी लोग थे वहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे एज ए जर्नलिस्ट कि आप, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि बहुत बहुत टूटी हुई थी आप, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बुरी मेमोरीज़ हैं। लेकिन जब एयरपोर्ट पर आई आप, क्योंकि हम लोग को अंदाज़ा था कि लोग कितनी दुआएं कर रहे थे। मुझे याद है कि जब आपका क्वालिफिकेशन मैच था उस दिन ट्यूसडे था, तो हनुमान मंदिर में सुबह तमाम कुछ युवा खड़े थे और बच्चे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई, मैंने पूछा कि आज क्या, कुछ बच्चे थे जो रेसलिंग प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली में, तो मंदिर मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे क्यों आए हो तुम लोग पहलवान? कह रहे नहीं जी, आज विनेश जी का मैच है, आज उनके लिए हम प्रार्थना करने आए हैं। तो शायद आप वहाँ पर थी, पर आपको नहीं पता था कि कितने लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो वो तस्वीर जब हम देखते हैं, जब वो हताश उदास, और आज जब आप यहाँ बैठी हैं, लगा कि नहीं मेडल बहुत ज़रूरी था, लेकिन अपने लोग जो, क्योंकि मेडल भी तो अपने लोगों के लिए लाना था, लेकिन वो मोहब्बत आपने जीत ली है। देखो, मैं 2 पर्सन की बात करूंगी यहाँ पे। एक तो खिलाड़ी होता है जो सिर्फ मेडल की उस चकाचौंध में रहना चाहता है और वो मेडल को टच करना चाहता है। वो सपना था, बचपन से सपना था, और मेडल मैंने टच कर लिया है। चलो मेरा नहीं, मैंने अमन का मेडल टच किया था। जैसे ही ये मेरा मैच हुआ, वो सब हुआ, तो अमन मेरे से मिला था, उसके पास मेडल था, तो मैंने उसको टच किया कि चलो ठीक है, परमात्मा ने हमारी रेसलिंग को तो मेडल दिया, क्योंकि बहुत लोगों की मेहनत रही है इस गेम को उठाने के लिए। एयरपोर्ट पे आई तो मुझे पता नहीं था, लोगों ने बोला था कि 2-3 प्रोग्राम होंगे, फिर गांव में इकट्ठे हो रहे हैं लोग, तो मैं जीन्स वीन्स डाल के आई थी अपना ना, कि क्योंकि आप ट्रैवल करते हो तो आप ऐसे कैजुअल कपड़े, मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगता है कि थोड़ा सा डिसेंट तरीके से रहना चाहिए आपको, तो मैं जीन्स डाल के, उस शर्ट डाल के आई थी। लेकिन जो मेरा स्वागत हुआ उधर, और वो भी हमने हर एक मोड़ पे जो भी लोग खड़े थे ना, 2 से 4 मिनट के बीच में टाइम दिया, ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहे थे हम, क्योंकि हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ना, हमें खबर मिलती गई कि हर 100 मीटर के ऊपर लोग खड़े हैं आपके लिए। तो मतलब हम गुड़गांव में थे और मेरे को पता नहीं, क्योंकि इतना जुलूस था, दिख नहीं रहा था रोड क्या है क्या नहीं, तो मैं, बजरंग था मेरे साथ, मैं पूछ रही थी कहाँ तक आ गए, तो बोले गुड़गांव में। मैं गुड़गांव में ही हूँ, दिल्ली भी खत्म नहीं हुआ था, पहले तो बोले दिल्ली में ही है। तो मैं सोची चलो अभी झज्जर के करीब अराउंड आ गए होंगे हम। बोले कहाँ, अभी तो गुड़गांव में है। तो मैं शौक हो रही थी, अच्छा अभी तक अगर गुड़गांव में है तो बलाली तो बहुत दूर है, बलाली कितनी रात को पहुँचेंगे। लेकिन बहुत प्यार था, मतलब कितना बताऊँ मैं सदियों के लिए मिल गया है, मुझे ऐसे लग रहा है। थोड़ा मरहम लगा, टाइम लगा, अभी भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा देखो उन चीज़ों को, क्योंकि एज ए खिलाड़ी बहुत तपस्या करी आपने उस चीज़ के लिए ना। लेकिन हम मेडल इसीलिए लेके आते हैं कि लोग अप्रिशिएट करें आपको, लोग आपको वो प्यार, वो मोहब्बत दें। शायद अगर कल को कोई नाम आएगा कि रेसलिंग में इतने मेडल है, शायद मेरा नाम वहाँ नहीं होगा। लेकिन ठीक है, मतलब इस चीज़ को मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहती। अच्छा लगा, मतलब मैं, वो ऐसी चीज़ है ना, मतलब ये मेडल की और लोगों के प्यार की ना, कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार कि कौन सी चीज़ बड़ी है ना। और इतनी हमारी उम्र नहीं हुई है अभी कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। मैं डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, और मैं पहले से तो मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब छोटे थे ना तो हार जाते थे, तो मैं हार को, मतलब मेरे लिए तो हार ऐसी तो कि मैं मर गई आज, मैं हार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा ज़िंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, जब से सड़क पे बैठे हैं तब से ज़िंदगी बहुत अच्छे से हमें समझ में आई है, ज़िंदगी के मायने, संघर्ष के मायने, लोगों की तकलीफ़ें, कि लोग जब किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो किस दौर से वो गुजरते हैं, और बुरे टाइम में कितने लोग साथ में खड़े होते हैं, वो कौन है जो मतलब आपकी, क्योंकि जब आप कुछ नहीं करते हो, जब आप सोचते हो घर पे बैठ के अरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो हकीकत से बहुत अलग चीज़ें हैं। तो बस प्यार चल रहा है लोगों का, और परमात्मा की दया से सब ठीक है, घर परिवार स्वस्थ है। बस अभी ये है कि जो प्यार जो मिला है उसको अदा करने का टाइम है। उस जिम्मेदारी से मैं नहीं भागना चाहती हूँ, और बिल्कुल नहीं भागूंगी। जितना भी परमात्मा ने जो चलो रेसलिंग में दिया है, या जो भी टैलेंट लगा लो, या जो भी मेरे पे मेहरबानी परमात्मा ने की है इंसान के रूप में, मैं चाहती हूँ कि जब मैं जाऊँ तो मैं वो संतुष्टि के साथ मैं इस दुनिया से जाऊँ कि देखो मैंने कुछ अच्छा किया है, और लोग मेरे को एक अच्छी भावना से याद रखें। मुझे वो रात याद है जब आप लोग के, आपके भाई के या किसी के सर पर चोट लगी थी पंखा ले जाने के लिए, और रात में मैं यहाँ था, और मैंने उस दिन आपको रोते हुए देखा था, आप बिल्कुल परेशान थी, और आप बोल रही थी कि हमारे साथ कोई देने के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन आज जब आप वो भीड़ देखती हैं अपने पास, तो ये तो आपको अंदर
यकीन होगा कि हमारा जो संघर्ष है वो खराब नहीं गया, हमने लोग कमाए। देखिए बिल्कुल, ये सुना था कि लोग जब संघर्ष करते हैं, और रेसलिंग में तो देखा भी था कि संघर्ष किया हमने, मेहनत की है तो उसका रिजल्ट हमेशा दिया परमात्मा ने। चलो लेट हुआ, कभी कभी ऐसे हुआ कि इस साल हमने ट्रेनिंग ज़्यादा कर रखी थी, मेडल इस साल नहीं आया, लेकिन उसी मेहनत के कारण वो नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा गया। तो संघर्ष उस टाइम पे लगा था कि बेकार गया, किसके लिए क्या था, जिनके लिए क्या था वो साथ में नहीं हो रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें मन में आ रही थी। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, जो टाइम ऑफ द पीरियड समझ में आई है चीज़ें, तो संघर्ष बेकार नहीं गया है। लंबा हो सकता है, डिफ़िकल्ट बहुत है। ये लाइन ऐसी है कि मतलब अगर मेरे को आप बोलोगे दोबारा जाने को तो शायद मैं मना करूँगी उस चीज़ के लिए। रेसलिंग के लिए नहीं, इस संघर्ष के लिए, जो सड़क पर 2 साल हमने जो किया था, अगर आप मेरे को अगर फ्लैशबैक में अगर ले जाना चाहोगे तो मैं एक बार के लिए मैं कहूँगी कि नहीं, मेरे को नहीं करना था ये सब। तो डिफ़िकल्ट होती है ये जो चीज़ें होती है ना, जब पब्लिक के लिए आप कुछ करते हो, किसी सेकंड पर्सन के लिए जब आप करते हो, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। वो पाथ लेना और वहाँ पे हर एक चीज़ का जवाब देना। और अब चलो आप मैच्योर लाइफ में जाके करते हो तो ठीक है, आपके पास बहुत चीज़ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए होते हैं। हम तो बिल्कुल यंग, एकदम से गर्म खून के साथ में, पागल लोग दिमाग से, पागल लोग दिमाग से, गर्म खून के, मतलब कूद पड़े भगत सिंह बनने के लिए बस, कि वो जुनून, और वो था कि भगत सिंह वाला ही जुनून लगा लो एक किस्म से, कि देश के लिए कुछ भी, या कुश्ती के लिए कुछ भी, मतलब इतना प्यार इस कुश्ती के लिए हम एज ए रेसलर होने के नाते बता रहे हैं बस, कि कुछ भी करेंगे इस कुश्ती के लिए। तो बस वो जुनून था, हम बैठ गए। और लंबा है संघर्ष, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत चीज़ें बाकी हैं। अभी तो हर एक उस चीज़ का जवाब देना जो सुना और सहा है। नहीं, अब कभी चुप रह के देंगे, कभी बोल के देंगे, लेकिन देंगे। एक पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा सबको। जब आपका मेडल नहीं आया तो कुछ लोग बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा लोग बहुत दुखी थे, कुछ लोग खुश भी हुए, कुछ लोगों ने ईश्वर का धन्यवाद भी दिया। अब वही लोग आपके बारे में बयान दे रहे हैं। बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि पूरे आंदोलन के पीछे हुड्डा थे, पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र था, और विनेश को आगे ही कांग्रेस ने किया बदनाम करने के लिए बृजभूषण को। तो उनका कहना है कि पूरा जो आंदोलन था वो राजनीति से प्रेरित था। देखो, मैं स्टार्टिंग इसी से करूँगी कि जो परमिशन जो फर्स्ट डे हम बैठे थे ना जंतर मंतर पे, या हमसे बात करने वाले या वो मीटिंग करने वाले बैठने से पहले, उसमें बीजेपी के 2 नेता शामिल थे। मैं जानता हूँ कौन है। जानते हो आप, सभी लोग जानते हैं। परमिशन उनके नाम से आई, बबीता फोगाट के नाम से आई थी। हमारे नाम से नहीं आई थी, परमिशन उनके नाम से आई थी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी इधर, मैं तो ले सकता हूं, मैं तो बिल्कुल पत्रकार हूं। आप कुछ भी लीजिए। 2 नेता थे उसमें। तो फर्स्ट बात तो ये कि साजिश आपकी साइड से हुई है, हमारी साइड से वो साजिश नहीं थी। हो सकता है आपके लोगों ने वो दिमाग में रखा हो, लेकिन हम बहुत प्योर मन से, बहुत सच्चाई के साथ में थे, क्योंकि सच्चाई हमें पता थी कि क्या हो रहा है अंदर के अंदर। हम बस इस उम्मीद में थे कि जो लोग, क्योंकि बीजेपी का कुछ चल रहा है और बीजेपी के लोग अगर इस चीज़ में हमारा साथ दे रहे हैं, तो शायद ये लड़ाई हम 2 घंटे में जीत जाएंगे, देश को बोलेंगे, और वो लोग बोले कि हम ऊपर तक बात करवा देंगे और आपका 2 घंटे में आपको सब सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारे कि चलो, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो गंदगी में बच्चे बैठे हैं, उस गंदगी से अगर हम निकाल लेंगे तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन जैसे ही कदम रखा, सब चीज़ें घटित हुई, तब सबके पैर निकलने लग गए। नेता वेता भाग गए ये सारे सेटिंग करने वाले, क्योंकि उनकी कोई इतनी हैसियत थी नहीं उस टाइम पे, हमें फंसा के उधर ही बीच रास्ते में। लेकिन फिर एक ख्याल आया कि अगर मैदान में कूद गए हैं, हम आए थे सच के साथ में, लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ सकते हम किसी भी कीमत पे अब, क्योंकि अब हमारे मान और सम्मान की बात आ गई है। ये कोई भी लड़की, चाहे लड़का हो, पॉलिटिक्स करनी होती तो भगवान की दया से हमने इतना नाम, इतना फेम, हमने इतने मेडल हमने कमा रखे थे कि हम इज्जत से हर चीज़ कर सकते थे। हमें रोड पे बैठ के कपड़े फड़वाने की, पुलिस से हमें बाल नोचवाने की, हमारी बॉडी को नोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं, बीजेपी में भी गए हैं, 1-2 कांग्रेस में भी आए होंगे, जो बहुत इज्जत से जिन्होंने मेडल जीते, ओलंपिक्स में जीते हैं, सब आए हैं। पॉलिटिक्स की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिक्स करने के लिए हमें कोई ये जरिया अपनाने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। वो तो एक बहुत घटिया मानसिकता है इनकी, क्योंकि ये इन लोगों की सोच इतनी बेकार, इतने लेवल की सोच है। जब देश के खिलाड़ी बोलते हैं कि ये सब हुआ है, तब जब आप एक ऐसे दुराचारी किस्म के लोग, जो एक आपका एमपी है पूरा, उसकी जब आप साइड लेते हो, तो उससे आपकी सोच, आपकी पार्टी की सोच समझ में आती है कि आप चाहते क्या हैं या आप किसके साथ में खड़े हैं। और जब 28 तारीख को हमारे साथ ये घटना हो रही थी, वो आदमी संसद भवन के सामने वो ऐसे सूट बूट पहन के वो फ़ोटो खिंचवा रहा था, हंस रहा था, और वो प्रधानमंत्री जी के बिना, उनकी शय के बिना कुछ हो नहीं रहा था।
तो पूरी बीजेपी पार्टी ने उनका साथ दिया है। और अब क्योंकि उनको पता है कि ये ना तो इनके पास में कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम उनको जेल में डाल दें, ईडी भेज दें, सीआईडी भेज दें, हम बिल्कुल प्योर लोग हैं, बिल्कुल शीशे के जैसे साफ हैं, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है किसी भी वे में। उन्होंने एक चीज़ ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि ये फेल हो गए हैं या ये जले हुए फूके हुए कारतूस हैं, ये तो रेसलिंग ख़त्म हो चुकी है, अपनी रेसलिंग को और बच्चों का हक खाने के लिए आए हैं। ये वो मैंने प्रूव कर दिया पूरा। हाँ, वो आपने वहाँ मैं नेशनल भी खेली, मैंने ट्रायल भी दिए, मैं ओलंपिक्स तक गई हूँ, सब कुछ मैंने जो उन्होंने बोला था मैंने किया। ठीक है, तो हमने अपनी साइड से जो भी ये बोलेंगे, मैं बता रही ना, कभी हम साइलेंट से उनको मारेंगे, कभी हम उनको जवाब दे के मारेंगे, लेकिन हिसाब तो एक एक चीज़ का होगा। अभी कोर्ट में केस चल रहा है और आप देखना, मैं निश्चित बोल रही हूँ इस चीज़ को, मैं किसी कोई चीज़ तो खरीद नहीं सकती है, कोई चीज़ डरा नहीं सकती है, कोई भी हो जाए। वो तो कह रहे हैं मैं तो निर्दोष था। परमात्मा के अलावा मैं किसी से नहीं डरती, किसी से भी। और जब तक मैं जिंदा हूँ हर चीज़ का हिसाब होगा। हर चीज़ का नहीं तो जिंदा। अभी तो 30 साल की उम्र है आपकी। नहीं, क्योंकि इतना पावरफुल आदमी है, वो कुछ भी करवा सकता है। हमें सिक्योरिटी मिली हुई है, ठीक है, लेकिन जब तक बीजेपी की सरकार है, जब तक ये लोग बैठे हैं, डेफिनेटली वो आपको हर तरीके, जैसे जैसे केस क्लोज होता जाएगा, जितना नज़दीक होता जाएगा, उसके ऊपर जो टाइट उसकी गर्दन होती जाएगी, वो अपनी हर संभव कोशिश करेगा। वो इतना नीच आदमी है, वो पता नहीं किस लेवल तक गिरेगा, हमें पता है। वो उसका लेवल ऐसा नीच लेवल है ना, वो कि 7 फुट नीचे ज़मीन तक जाएगा उसका लेवल। एक तो होता है इंसान धरातल का, नहीं, उसका लेवल इतना नीचे है, तो वो कुछ भी करेगा। आपने जो प्रधानमंत्री का नाम लिया, तो प्रधानमंत्री, मुझे याद है जब पिछली बार ओलंपिक में आपकी इंजरी हुई और मेडल नहीं आया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे मिले थे तो बड़ी प्रोत्साहन किया था। जब आंदोलन में आए आप लोग, तो आपको लगा था कि प्रधानमंत्री तो आपका साथ देंगे? बिल्कुल। डिसअपॉइंटमेंट हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्मीद थी, क्योंकि कभी बुरे दौर से गुजरे ही नहीं ना। कभी बोलते हैं ना कि किसी को आप लोग मोदी जी की बहुत वाहवाही करते थे ट्विटर पर, बिल्कुल करते थे, क्योंकि उस उनकी टाइम नीतियों का पूरा साथ देते थे आप लोग। बिल्कुल करते थे, क्योंकि एज ए खिलाड़ी होने के नाते हमने कभी उनको आजमाया नहीं। उन्होंने हमेशा अच्छे टाइम पे साथ दिया। अच्छे टाइम पे नहीं पता लगता किसी का, बुरे टाइम पे पता लगता है कि कौन साथ खड़ा था। बुरे टाइम पे पता लगा कि कौन साथ में खड़ा था, कितना साथ दिया है। वो बेटी थी, कौन थी, वो उस दिन सब भूल गए, सिर्फ पॉलिटिक्स में और एक अपने सांसद को बचाने के लिए। तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। देखो, मैं अभी चलो मैं पॉलिटिक्स में आ गई हूँ, तो मैं कुछ भी बोलूँगी तो बोलेंगे पॉलिटिक्स कर रही है या जो भी है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत ही इंटरनेशनल शेम की बात है। ये किसी भी खिलाड़ी के साथ में ऐसे होना, देश का प्रधानमंत्री अगर साइलेंट है इतने दिनों तक, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। और ये महिलाओं की बात है, मतलब समझ रहे हो आप, खिलाड़ियों की बात नहीं है, महिलाओं की बात है। और महिला मतलब क्या, वो मातृ शक्ति जो जन्म देती है, जो इंसान को धरती पे लेके आती है, अगर उसकी भी आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप किसकी रिस्पेक्ट करोगे इस धरती पे? तो आप एक मनुष्य के नाम पे, मनुष्य के नाम पे आप नहीं डिजर्व करते इस धरती को। आप नहीं डिजर्व करते उस माँ को जिन्होंने आपको जन्म दिया है, क्योंकि आपने वो हर एक वो धर्म तोड़ा है जो एक माँ, एक बहन, एक बेटी आपसे चाहती है या आपसे अपेक्षा करती है। कमिंग बैक, प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही है, तो जब आप पेरिस में, जो ज़्यादा डीप में नहीं पूछूंगा, लेकिन ज़रूर हम चाहता हूं कि आप दर्शक भी जानें, क्योंकि ये सब सवाल जानना चाहते थे, आपको वो साथ मिला? वहाँ पीटी उषा थी और मैं तमाम लोग ज़्यादा नहीं जाना चाहती है डीप में ना अभी, क्योंकि फिर वही वो कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें हो रही है। मुझे नहीं चाहिए कंट्रोवर्सी ना, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं, वो एज ए खिलाड़ी, मैं बता रही ना, बचपन से आप लोगों ने भी सुना होगा नाम पीटी उषा जी का, मिल्खा सिंह जी का, बहुत मतलब बचपन से ही कि उड़न परी जैसा, कौन उड़न परी, पीटी उषा, स्कूल तक में हमने पढ़ा है, तो बहुत सम्मान है उनका एज ए खिलाड़ी। लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे जो बैठी है, वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है स्पोर्ट्स के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। कम से कम अगर आप वो कर नहीं सकते, लेकिन आप जब बैठो ऑफ द रिकॉर्ड, तो आप कम से कम वो चीज़ें एक्सप्लेन करो किसी खिलाड़ी को। हम अभी सीनियर खिलाड़ी हैं, कोई बच्चे नहीं हैं, तो अगर आप एक्सप्लेन करोगे कोई भी चीज़, आपकी मजबूरियाँ, आपकी बंदिश है, अगर आप समझाओगे तो डेफिनेटली हम समझेंगे। लेकिन अगर आप ना ऑन द रिकॉर्ड ना ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी नहीं करोगे, तो देखो आप एक पद पे बैठ के आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली हमें निराशा होगी इस चीज़ के लिए। एज ए खिलाड़ी हमेशा सम्मान रहेगा, जब भी हम मिलते हैं रिस्पेक्टफुली मिलते हैं। धरने पे जब वो आई थी, हमने अच्छे से उनकी बात सुनी थी, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ हरकत करवाई थी। उनके जो साथ में वो पर्सन आया हुआ था, वो सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे हमारा, सिर्फ ये दिखाने के लिए देखो ये साथ में, और कुछ अंदर की बातें जो भी वो बोल रहे थे पर्सनली। तो मेरा यही कहना है कि देखो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन उनकी इज्जत है, लेकिन जो उन्होंने किया है वो ज़्यादा कर सकती थी उनसे, और वो उसमें फेल हुई हैं। आप पद पे बैठे तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते हो।
दीपेंद्र हुड्डा थे वहां पर और आपके बारे में बोल रहे थे कि चुनाव जिताना है सबसे ज्यादा वोटों से, तो लोग चिल्ला रहे थे खेल मंत्री आज ही अनाउंस करके जाओ दीपेंद्र हुड्डा से कि विनेश खेल मंत्री बनेगी। इसके बारे में क्या कहना है, क्या सोच रही थी उस वक्त जब लोगों ने हल्ला करना शुरू, या कह ही रहे हैं ऑलरेडी लोग कि खेल मंत्री बढ़ाओगे भाई, तो आर यू रेडी, आप तैयार हैं? देखियो, मैं इतनी कभी नहीं सोचती। अगर मैं इतना सोचती ना, सच्चाई में बता रही हूँ, मैं तो जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंत्र पे, उसके बाद में मैं रेसलिंग में गई हूँ, इतना सब मैंने किया, मैं नहीं कर पाती क्योंकि मैं इतना फॉरवर्ड सोचती नहीं हूँ। मेरा परमात्मा की दया से इतना कंट्रोल है खुद पे कि मैं हर एक ब्लॉग बना देती हूँ हर दिन का, तो मैं नहीं बढ़ने देती अपने माइंड को उससे आगे। तो मैं अब भी इसमें ऐसी हूँ, क्योंकि जब अगर आप किसी चीज़ के लिए उम्मीदें पालोगे ना, आपको निराशा होगी। आप मेहनत करो, आप परमात्मा पे छोड़ो सब कुछ। अगर लोगों की भलाई मेरे हाथों में लिख रखी होगी, ज़्यादा लिख रखी होगी, तो ज़्यादा जगह पे मैं अच्छे पद पे बैठूंगी और लोगों को ज़्यादा दे पाऊंगी। अगर लिख रखी होगी कि पहले स्टार्ट थोड़े से करो, तो मेरे को विधायक बना के भेजें और मैं वो काम करूँगी, समझ रहे हो। तो मैं भावनाएं हैं ये इनका, देखो इनका प्यार है ये लोग, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स के लिए इतना सब किया है, 2 साल में प्रोटेस्ट किया, तो वो शायद ये सोच रहे हैं कि इससे बेटर कोई हो नहीं सकता है स्पोर्ट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए। उनकी उम्मीदें हैं और यही जो चीज़ें थी मैं सुन के, या मतलब लोगों का रिस्पॉन्स देख के ही मैंने कि ठीक है अभी मतलब बोल रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, भाग नहीं सकते। तो मैं आज भी नहीं भागूंगी इस चीज़ से, और अप्रिशिएट करती हूँ मैं उस। और ये बाकी जो भी चीज़ है ना, ये तो पार्टी डिसाइड करती है। आप क्या कैसे, मैं बोल भी नहीं सकती इस चीज़ को, ठीक है। मैं तो पता नहीं क्या कौन सा पद चालूँ, लेकिन पद मेरे लिए नहीं होगा, वो लोगों के लिए होगा। अगर मेरे किस्मत में या मेरे पार्टी समझती है कि ये संभाल सकती है या दे सकती है, तो वो डेफिनेटली वो देंगे। मुझे लगता है कि जो डिजर्व करता है जितनी भी चीज़ें उसको मिलती है, अगर आप मेहनत सच्चाई से करते हो तो। कभी इतने दिन में जहन में आया कि कुश्ती, अब तो एक राजनीतिक कुश्ती है, राजनीति में कुश्ती में ज़्यादा मेहनत है मुझे लगता है, मुझे लगता है मुझे ज़्यादा मेहनत, क्योंकि यहाँ पर दिमाग भी वहाँ भी दिमाग चलाना पड़ता है, पर यहाँ मतलब आपको हर जगह प्रेजेंट होना पड़ता है। कहीं षड्यंत्र हो रहे होते हैं, वहाँ तो वो पूरी जान मैट पे लगाना है। तो कभी लगता है कि वापस से आपने जो ट्वीट था बहुत इमोशनल था कि माँ कुश्ती जीत गई और मैं हार गई, और फिर आपने वो लेटर जब वो ट्वीट किया कि आपने अपने वालिद साहब के पिता के बारे में बोला कि उन्होंने कहते थे कि वो उनकी बेटी हवाई जहाज़ में जाएगी और वो रोड रेस की बस में होंगे, वो अपना सपना था। तो क्या कभी मैट पर वापस जाने का मन बनाएंगी आगे, या दिल में है कहीं पे? देखो, दिल की तो सारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं दिल में तो कुछ था, लेकिन भगवान कुछ और देना चाह रहा है, भगवान कुछ और करवाना चाह रहा है। और बिल्कुल था, जो ये सिचुएशन तो 2 साल में हुई है, या अभी ओलंपिक्स में भी हुई है। तो मैं, जैसे मेरी भतीजी है, मैं घर पे रेसलिंग कर, जब से पैदा हुई है मैट पे छोड़ा हुआ हमने उसको, रेसलिंग कर रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो 2032 का जो ओलंपिक्स होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करे। तो मेरा ये टारगेट था कि बस एक जनरली मैं सोच रही थी जैसे ना कि मैं इसके साथ में ओलंपिक्स में जाऊँ और हम दोनों मेडल जीते हैं। तो मैं इतना लंबा इस चीज़ के लिए सोच रही थी बस कि, क्योंकि मुझे ये है कि मैं मतलब अगर हमारे घर के छोटे बच्चे जो हमारे सामने पैदा होकर हमारे साथ जाएंगे, तो वो एक बहुत प्राउड वाली और बहुत यूनिक फीलिंग होगी, वो मैं लेना चाह रही थी बस। तो मैं ये प्लानिंग कर रही थी कि बहुत सारे, जैसे अखाड़े में मैं ट्रेनिंग करती थी, तो बच्चे बोलते थे कि जी आपका ये तो लास्ट ओलंपिक्स होगा। तो मैं बोली ना, 28 का तो मैं खेलूंगी, परमात्मा ने साथ दिया तो मैं 32 तक खेलूंगी। तो बस वो रेसलिंग बहुत टफ गेम है, बॉडी वाइज बहुत टफ है। और मेरे तो इतने ऑपरेशन हो रखे हैं ना, दोनों घुटनों के हो रखे हैं, एक एल्बो का हो रखा है, लेकिन फिर भी मैं, भगवान इधर तक लेके आ रहा है, मेरे को पुश करवा रहा है, तो कुछ ना कुछ करवाना चाह रहा है। लेकिन अभी अगर आप पब्लिक लाइफ में आ गए हो तो बहुत मुश्किल है 2 चीज़ें, आपको पता है कि मतलब बहुत टफ है मैनेज करना। लेकिन फिर वही है, परमात्मा ने जो सोच रखा होगा ना, मुझे नहीं पता उसने क्या सोच रखा है। लेकिन लोग जो आपके करीब है वो कहते हैं कि विनेश डिसाइड कर लेती है तो करके मानती है कि भाई उसने 53 से 50 किलो में आई, फिर वो सूकी को हराया, और सूकी को जो हराने के बाद आपका रिएक्शन था उस वक्त दोपहर के कुछ 3 या हाँ, इंडिया के 3 बजे थे, 3 बजे थे, 3 बजे थे, और ट्यूसडे का ही दिन था, मंगल का ही दिन था, मेरे को याद है। और सूकी को हराया, और मुझे लग रहा है कि शायद वो खुशी जो है, मुझे लग रहा है शायद जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल था जब आपने सूकी को हराया था। देखिए, आप जब इतने बड़े चैंपियन को हराते हो जिसको कोई टच नहीं कर पाया कभी भी, और ऐसी सिचुएशन से निकल के इतनी टफ, क्योंकि जस्ट मेरा ये लगा लो 10-11 महीने ही हुए थे ओलंपिक्स में जब मैं गई ऑपरेशन को। उस बीच में प्रोटेस्ट की भी चीज़ें चल रही हैं, उस बीच में ट्रायल्स हैं, सब बहुत चीज़ें घटित हो रही है पर्दे के पीछे, और फिर भी आप इतने बड़े एथलीट को कोई हराते हो तो आपके लिए वो सफल हो जाता है, सब कुछ सफल हो जाता है उस दिन की ये हो गया है ना। मैंने कर दिखाया से ऊपर चली गई चीज़ें कि हम सब ने कर दिखाया। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, ये सिर्फ मेरे अकेले की मेहनत नहीं थी ये, क्योंकि मेहनत तो मैंने बहुत ओलंपिक्स में की थी। इस बार लोगों की जो दुआएं थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत अलग लेवल पे थी। एक जोश बना के दिखाना है, एक पॉइंट भी प्रूव करना था आपको। मैंने मेहनत की
लोगों ने प्रार्थना की है, बहुत ज़्यादा की है, मतलब मुझे पता है बहुत अलग, और वो प्यार दिख रहा है, इसलिए वो प्यार दिख रहा है क्योंकि उन्होंने दुआएं की थी, उनकी उम्मीदें थी मेरे पे, और वो मैं उम्मीदों पे कहीं ना कहीं वो खरी भी उतर गई थी फाइनल्स तक। तो बस वही है कि परमात्मा जिस रास्ते लेके जाएगा, मैं नहीं सोचूंगी इस चीज़ पे ज़्यादा। मैंने कब से सोचना छोड़ दिया पता है, मैं रियो से मैंने सोचना छोड़ दिया था इस बारे में, क्योंकि रियो में मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। उसके बाद से मैंने हर चीज़ वो जो माइंड में आती थी मैंने वो कम्प्लीटली दूसरी विनेश को मैंने निकाल के लेके आई थी। मैं इतना विश्वास करती थी परमात्मा पे, डेस्टिनी पे, लेकिन अपनी मेहनत से ज़्यादा नहीं करती थी। लेकिन अब मैं उस मेहनत के साथ में उस डेस्टिनी का भी उतना ही रोल मानती हूँ कि जो लिखा है वो होके रहेगा, और जो होके रहेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। ये मैं श्योर हूँ कि जो भी होगा ना, तो मैं उसे डरूंगी भागूंगी नहीं कि मैं डर के भागी छुप गई कहीं, नहीं, मैं कर लूंगी। जब मैं थाने पे आई तो वो मुझे पता है, मैं चाहे मेरे को 4 फील्ड में भी डालोगे मैं कर लूंगी, लेकिन बात वो है कि मेरे मन में, मेरे दिमाग में वो चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कन्विंस होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। हाँ, मैं किसी के दूसरे के इन्फ्लुएंस से कोई चीज़ें नहीं करती, मेरे मन में चुनाव लड़ने का भी फैसला आपका था? बिल्कुल, मेरे कंप्लीटली मेरे मन में दबाव बनाया, राहुल गांधी ने कहा कि नहीं चुनाव लड़ो विनेश, दीपेंद्र जी ने कहा विनेश चुनाव लड़ो। उन्होंने बोला कि आप रेसलिंग करना चाहते हो, आप रेसलिंग करो, हम आपके साथ में। आपने बहुत अच्छा किया, आप आगे करना चाहो तो बिल्कुल आगे करो, लेकिन अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप हमारे सपोर्ट में या हमारे साथ में रहना चाहते हैं, या जो भी जिस भी वे में हम आपके साथ में खड़े हैं, कंप्लीटली मेरे ऊपर था, किसी ने कोई प्रेशर नहीं किया। जनता की भावनाओं का प्रेशर जरूर था मेरे ऊपर कि वो मेरे से अपने लिए उम्मीद कर रहे थे इस बार। पहले मैं उनसे उम्मीद कर रही थी कि वो मेरे को कुछ दे, अभी वो मेरे से उम्मीद कर रहे थे कि मैं उनको कुछ दूं, तो मैं क्या दे सकती हूँ उनको? इतना कुछ खिलाड़ी के पास क्या होता है? एक और कठिन सवाल पूछ लूं आपसे? वो कठिन पूछो, बस थोड़ा सा। हाँ, और पेरिस के बारे में नहीं हाँ, पूछूंगा, वो थोड़ा ज्यादा मेरे लिए बहुत ज्यादा पेरिस के बारे में नहीं पूछूंगा। हाँ जी। फोगाट साहब, हम सब जानते हैं उनके ऊपर फिल्म बनी है, और फोगाट साहब ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत उम्मीद थी कि एक ओलंपिक खेल लेती तो मेडल ले आती, मेरा सपना था, और उन्होंने पॉलिटिक्स में आके ठीक नहीं किया, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन कई बार आपकी जो सिचुएशन है ना वो बहुत डिफरेंट होती है ना। कुछ लोग आपको समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। सपना हर किसी का होता है, मेरे से बड़ा सपना तो किसी का नहीं होगा शायद। मैंने इतने साल तक मेहनत की है, 24 साल रेसलिंग को दिए हैं, तो अगर मैं उस चीज़ को छोड़ के अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, और ये कोई मेडल छोटा नहीं है कि लोग आपको मेडलिस्ट मानते हैं, लोग आपको उस पद पे रख रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं रखना चाहता आपको, या वहाँ तक आप पहुँचे भी नहीं हो, उस पद पे रखना चाह रहे हैं। अगर कोई सपना ही है तो फैमिली में हमसे भी छोटे बच्चे हैं, आप उनसे करवा लीजिए, डेफिनेटली सपना पूरा होगा आपका। लेकिन आपको उस सपने के आप में अगर शिद्दत होगी तो वो डेफिनेटली आपका पूरा होगा सपना, ये मैं मानती हूँ बस। और पॉलिटिक्स मतलब मैं क्योंकि फैमिली का मैटर है, मैं इन चीज़ों को कभी बोलती, क्योंकि उन्होंने पब्लिक में बोला ये बयान, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं वो आपके ऊपर है, वो उनकी इच्छा है, वो उनके विचार हैं। मैं किसी के विचारों को, मैं किसी की इच्छा को दबाती नहीं हूँ कभी भी। जब जिसका भी मन है वो करे, लेकिन मैं अपने मन की सुनती हूँ, सलाह सबकी लेती हूँ। कोई बड़ा बोलता सुनती सबकी हूँ मैं, लेकिन जो विचार आएगा ना, जब तक मेरे मन को नहीं भाएगा ना, मैं नहीं करती हूँ। चाहे कोई कितना ही फोर्स कर ले, ना मेरे हस्बैंड मेरे को फोर्स कर सकते, ना मेरी माँ ने कभी फोर्स किया। मैं बचपन से आज़ाद ख्यालों में रही हूँ, और आज मैं आज़ाद ख्यालों से मैं फैसले लूँगी, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आऊँगी। बस मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को आना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो मैं करूँगी। लोग आपको जब तक अप्रिशिएट करते हैं ना, मैं वो ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। बस मैं वो नहीं जीना चाहती कि लोग गालियाँ देते रहें और आप अपने आप में 30 मार्खा बने रहो। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपने क्या, मैं कभी भी ना, ये बहुत पर्सनल बता रही हूँ मैं कभी बोलती नहीं हूँ ऐसी चीज़ें। मैं कभी भी अपने अचीवमेंट्स का, मैं कभी भी अपने आप के ओहदे का मैं कभी नहीं बोलती हूँ। अपने को मार्केट नहीं करती? मैं नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मेरा सोच ऐसा है कि लोग अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं ना, लोग अगर आपके बारे में कुछ बोलते हैं, वो आपकी असली अचीवमेंट है, ना कि अपने आप से बताऊँ मैं तो ये मेडलिस्ट हूँ, मैंने तो ये मेडल जीत लिया है, या मैंने इतनी पहाड़ी तोड़ के वो सब कर दिया है ना। लोग बोलते हैं, चाहे आप कुछ भी करो, उनके मुंह से निकलना चाहिए, उनके मन से, उनकी दुआओं से निकलना चाहिए, जो भी निकले। और बाकी परमात्मा की बंदी हूँ मैं, मुझे कोई डर नहीं लगता। और बहुत एक जुझारू माँ बाप ने जन्म दिया है मेरे को। कोई ऐसे कमज़ोर घर से मैं पैदा होकर नहीं आई हूँ। मेरी माँ इतनी हिम्मत वाली है ना, जो संघर्ष मैंने देखा है ना, लोग टूट जाते हैं। इतनी भयंकर बीमारी होगी, जिसका हस्बैंड चला गया है, फैमिली में इतना कुछ हो रहा है, उधर से मैंने पल्लू पकड़ के माँ की ज़िंदगी देखी है, तो मैंने वहाँ से संघर्ष देखा है। तो इतनी जल्दी टूटना, हार मानना, रोते हैं रूम में, मैं भी बहुत दुखी होती हूँ, कई बार रोने लग जाती हूँ, सोचते हैं कि कर दो सब खत्म ये सब, लेकिन वो कुछ पल का होता है बस, फिर से मैं खड़ी हो जाती हूँ। जैसे मेरी माँ भी ऐसे ही करती थी पहले, आज भी ऐसे ही मेरी माँ, जैसे
मैं आई ना तो एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोगों ने माँ को देखा, तो बहुत जो भी लोग मेरी माँ को जिन्होंने देखा, इंटरव्यू में देखा या पर्सनली देखा कि आपकी माँ तो मतलब इतना दुखी नहीं थी, खुश थी कि लोगों ने प्यार दिया। तो मैंने मेरी माँ से ऐसे पूछ लिया कि माँ, मैंने भी नहीं पूछा, एक मेरी फ्रेंड आई हुई थी घर पे, उसने पूछ लिया कि ताई आपको दुख नहीं होता क्या इस चीज़ का कि मेडल नहीं आया है? तो मेरी माँ ने बोला कि बेटा दुख तो नहीं है, लेकिन कुछ खालीपन लग रहा है। दुख तो उसको भी है, लेकिन उसने जिंदगी में इतना कुछ देखा ना, और लोगों ने जो मतलब मेरी माँ हमेशा लोगों के लिए जी है, लोग अच्छा बोलते हैं ना तो वो खुश हो जाती है। वो अपने बारे में क्या बोले वो मैटर नहीं करता है। और मतलब वही मेरा सोच है कि परमात्मा का आशीर्वाद रहे, लोग आपको अप्रिशिएट करते रहे, आप अपनी मेहनत करते रहो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, सब भला होगा आपके साथ में। बस वो नियत के साथ मैं बढ़ रही हूँ। और मैं मतलब यही दुआ करती हूँ परमात्मा से कि पॉलिटिक्स बहुत साजिशों का गेम है, बहुत साजिशें होती है यहाँ पे। मैं बस अपने लिए इतना दुआ करती हूँ हमेशा कि मैं उस चीज़ का हिस्सा ना बनूँ कभी भी। मैं किसी षड्यंत्र का हिस्सा मैं ना अगर बने। मिरर के सामने खड़ी हूँ तो मैं क्लीन रहनी चाहिए, मुझे पता है मेरी आत्मा साफ है, मैं साफ हूँ, और किसी का कोई इतना मैटर नहीं करेगा मेरे लिए। फिर ये विनेश प्रॉपर, मेरा हैंडल है सौरभ_अनम्यूट, पर ये विनेश _अनम्यूट था इंटरव्यू। और वो भावुक भी हुई, उन्होंने कहा भी मैं जब तक जिंदा हूँ हर चीज़ का हिसाब लूँगी, चुन चुन के हिसाब लूँगी। तो अब तय करना है जुलाना की जनता को। अब बीजेपी भी इनके खिलाफ बोलेगी, उसके लिए तैयार हैं। और वो तो राजनीतिक 2 साल से बोल रहे हैं जब से हमने लड़ाई स्टार्ट की वो तब से बोल रहे हैं ऐसे। अब तो खुल के बोलेंगे, प्रचार करने भी आएंगे, बड़े बड़े नेता आपके। इतने गंदे तरीके से बोल तो रहा है वो, 2 साल से बोल रहा है, टीवी के ऊपर बोल रहा है, किसी को मैंने गले लगा लिया, किसी को मैंने क्या कर दिया, वो हर दिन बोल रहे हैं। उनका लेवल आप नहीं मैच कर पाओगे। जनता आपके लिए क्या बोल रही है, वो जनता जब आपके बुरे टाइम में साथ खड़ी थी वो क्या बोलती है, वो मैटर होना चाहिए, उसको आप अहमियत दो तो आप सक्सेसफुल हो। अगर आप नीच लोगों के साथ लेवल मैच करने लगे तो परमात्मा भी आपका साथ नहीं देगा। तो विनेश रिटर्न्स, इन 2 लफ्ज़ के साथ मैं अपना इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।